दिन सैटरडे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बाद। मुझे कहीं ना कहीं जरा सा हिंट था। इस मीटिंग से पहले तुषार ने शेयर होल्डर्स को खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह नॉमिनेट करने के लिए कन्विंस कर लिया होगा और नए इलेक्ट किए हुए बोर्ड ऑफ इंटरनल डायरेक्टर्स को ओवरसी करने के लिए भी कहा होगा। मुझे कहीं ना कहीं जरा सा हिंट था। इस मीटिंग से पहले तुषार ने शेयर होल्डर्स को खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह नॉमिनेट करने के लिए कन्विंस कर लिया होगा और नए इलेक्ट किए हुए बोर्ड ऑफ इंटरनल डायरेक्टर्स को ओवरसी करने के लिए भी कहा होगा। सिमरन ने उन दोनों शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए कहा जिनसे वो उस रात चैरिटी बॉल में मिली थी। इसके बाद वो कहने लगी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने सही डिसीजन लेकर तुषार के खिलाफ वोट किया। मिस सिमरन, जो स्कैंडल आपने हम सबको अनइंटेंशनली दिखाया, उसकी वजह से मिस्टर विजय को ये रास्ता समझ में आया और इसी वजह से वो सक्सेसफुल भी हो गए। आपकी समझदारी तो सब लोगों से ऊपर है। उन दोनों शेयर होल्डर्स में से एक ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। जब बाकी के शेयर होल्डर्स ने तुषार का स्कैंडल इंटरनेट पर देखा तो उन लोगों को उसकी मॉल को आगे बढ़ाने और मैनेज करने की काबिलियत पर शक होने लगा। जहां कुछ शेयर होल्डर्स ने ये सब देखने के बाद भी उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उसके लिए वोट किया, वही विजय ज्यादा वोट पाने की वजह से बच गया और जीत गया। अब उसे ऑफिशियली इस मीटिंग के खत्म होने तक नए मॉल का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। इसके अलावा उन नए शेयर होल्डर्स को इतनी अकल थी कि उन्हें सिमरन के खिलाफ नहीं जाना है। अगर वो लोग उसके खिलाफ जाते तो इसका मतलब शशांक को नाराज करना था। अब कोई अपने होशो हवास में तो ऐसी गलती कभी ना करता। अगर इतने सालों तक बिजनेस वर्ल्ड में टिके रहने के बाद वो दोनों इतना भी नहीं बता सकते थे कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं, तो फिर वो बिजनेसमैन किस बात के। सिमरन ने हाँ में सिर हिलाते हुए उन दोनों शेयर होल्डर्स की तरफ देखा और स्माइल करने लगी। इसके बाद वो कहने लगी, मुझे आशा है कि आप दोनों में से कोई भी शशांक के साथ हुई मेरी शादी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। हालांकि ये हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम इस शादी को सबसे छुपा कर रखें, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि इस समय इस अनाउंसमेंट के बाद मैं किसी स्पॉटलाइट में आ जाऊं। ऑफ कोर्स। उन दोनों ने ऐसा कहते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर सिमरन की तरफ देखने लगे। सिमरन इस समय हाथ में शैंपेन का ग्लास लेकर उन दोनों की तरफ टिल्ट करके टोस्ट करना चाह रही थी, एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए। सिमरन ने ऐसा कहते हुए उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उन दोनों ने भी अपने ग्लासेस उठाते हुए सिमरन की तरफ देखा और उसे वैसे ही रिस्पॉन्ड किया। हालांकि उन लोगों ने इस टाइम आने वाले मॉल के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये बात बहुत ही ऑब्वियस थी कि सिमरन उन दोनों को अपने साइड पर ही रखना चाहती है। साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि वो दोनों उसकी तरफ रहकर उसे बाकी शेयर होल्डर्स की एक्टिविटीज के बारे में रिपोर्ट करे। और ऐसा भी नहीं था कि उन दोनों को ऐसा करने से कोई दिक्कत थी, इसीलिए उन दोनों ने इस बात के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि वो दोनों तो इसी बात से खुश थे कि सिमरन उन दोनों के साथ एक नई पार्टनरशिप शुरू करने के लिए तैयार थी। आफ्टर ऑल वो सिमरन को अपनी दुश्मन बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सिमरन उनके लिए न केवल बिजनेस की दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थी, बल्कि उसे एक बेहद चाहने वाले सपोर्टिंग हस्बैंड का भी साथ मिला था। सिमरन ने शैंपेन का एक घूंट पिया और इस समय उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने सबको दिखा दिया हो कि आखिर वो क्या कर सकती है। उसकी मुस्कुराहट में इस समय जीत का जश्न साफ दिखाई दे रहा था। इस समय तुषार मुंबई में अपने खुद के स्कैंडल की देखभाल कर रहा था, इसीलिए हेमंत का यहाँ पर साथ देने के लिए कोई भी नहीं था। जैसे ही सिमरन इस बारे में सोचने लगी, उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी और ब्राइट होने लगी। धीरे ही सही, मगर सिमरन उन सब का हिसाब जरूर चुकता करने वाली थी, जिन भी लोगों ने उसे उसके अतीत में दुख और दर्द पहुंचाया था। पर अभी के लिए उसका फोकस उन लोगों पर होगा जो इस समय उसके सामने मौजूद है। मल्होत्रास को सबक सिखाना जरूरी था और वो सबक ऐसा होना चाहिए जिसे वो लोग जिंदगी भर ना भूल पाए। जैसे ही सिमरन ने देखा कि वो दोनों शेयर होल्डर्स अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर वहां से जा रहे हैं, वो भी अपनी सीट पर आकर बैठ गई। एक मेल डोमिनेटेड बिजनेस वर्ल्ड में
सरवाइव करने का बेस्ट तरीका ये है कि उन्हें ये यकीन दिलाओ कि वो बेहद जरूरी है। उनके ईगो को बढ़ाओ और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दो कि एक औरत होने के नाते तुम्हें उनकी बहुत जरूरत है। शेफाली, सिमरन ने धीरे से उसका नाम बुलाते हुए अपने ग्लास में शैंपेन डाली और धीरे धीरे वो अपने ग्लास की तरफ देखने लगी। वो शैंपेन ग्लास में घूमते हुए बोर्ड रूम की लाइट के नीचे चमक रही थी और उसे देखते हुए सिमरन मुस्कुरा रही थी। मैडम, शेफाली ने सिमरन को बुलाया। टाइम हो गया है, अब तुषार की माँ का स्कैंडल भी रिलीज कर दो। उन्हें पैनिक करने दो और नजर रखना, हो सकता है तुम्हें तुषार के माता पिता दोनों की तरफ से कॉल आ जाए। तुषार के सौतेले भाई के साथ तुरंत मेरी मीटिंग शेड्यूल करवाओ। अब वक्त आ गया है कि मैं ये खेल पूरी तरह खत्म कर दूं। ऐसा कहते हुए सिमरन की टोन में एक अजीब सा कमीनापन भरा हुआ था। इस समय तुषार और हेमंत दोनों ही सिमरन के लिए कोई अलग ही स्कीम बना रहे होंगे, लेकिन उनके साथ कितना बुरा हुआ, क्योंकि सिमरन दूर से बैठकर उनके एक्शन लेने का वेट करने वाली नहीं थी। वो पहले अटैक करने में यकीन रखती थी। वो उन लोगों को उस जगह दर्द देना चाहती थी जहां उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचती, और इस तरह वो वार स्टार्ट होने के पहले ही जीत हासिल कर लेती। उधर तुषार की माँ सुनैना मल्होत्रा अपने रूम में चिंता करते हुए इधर उधर घूम रही थी। उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपना लोअर लिप बाइट करते हुए टाइम की तरफ देखा। इस समय रात के 3 बज रहे थे, लेकिन मल्होत्रा खानदान में सभी लोग जगे हुए थे। वो जल्दी से अपने बेड की तरफ चलकर गई और उसने अपने बेटे से बात करने के लिए फोन उठाया और फिर से उसको कॉल किया। अभी भी उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। आखिर उसने क्या एक्सेप्ट किया था? इस समय तुषार फ्लाइट में बैठा होगा, वो घर वापस आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है या तो उसका फोन एयरप्लेन मोड पर होगा या फिर स्विच ऑफ होगा। एक आह भरते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके हस्बैंड के शब्द उनके दिमाग में गूंजने लगे। अगर तुषार ये फिक्स नहीं कर सकता है तो फिर उसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ की पोजीशन को गुड बाय कहना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मिसेस मल्होत्रा ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने एक और नंबर डायल किया और सामने वाले इंसान से, जो कि दूसरी लाइन पर था, पूछने लगी, क्या तुम पता लगा पाए कि किसने उन फोटोग्राफ्स को रिलीज करवाया था? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम इस पूरे शहर के बेस्ट हैकर नहीं हो? तुरंत पता लगाओ किसने किया है ये। नहीं, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए। नॉट पॉसिबल? नहीं, मुझे 1 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए, वरना मैं हेलो हेलो। ऐसा कहते हुए मिसेस मल्होत्रा अपने फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कि उन्हें इस सिचुएशन पर यकीन ही ना हो रहा हो। इसके बाद वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी कॉल डिस्कनेक्ट करने की? उन्होंने नंबर फिर से डायल करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर बार बार बिजी आ रहा था। आह! मिसेस मल्होत्रा ने चिल्लाते हुए बस स्टेशन में अपना फोन अपने बेड पर फेंक दिया। आखिर कौन हो सकता है जिसने तुषार की इस तरह की फोटोज को ऑनलाइन रिलीज कर दिया? आखिर उनका ऐसे करने का मकसद क्या हो सकता है? इस सिचुएशन की वजह से उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था कि उनका सिर दर्द हो रहा था। सोचते सोचते मिसेस कपूर अपना सिर दबाने लगी और तभी उनके फोन में से एक छोटी सी बीप की आवाज आई। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और जैसे ही मैसेज देखा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और ना चाहते हुए भी इस समय उनकी बॉडी पूरी तरह शिविर कर रही थी और उनके हाथों से उनका फोन स्लिप होकर नीचे गिर पड़ा और हकलाते हुए वो कहने लगी, कौन? किसी ने उन्हें अपने पर्सनल ड्राइवर के साथ कार में इंटीमेट होते हुए उनकी तस्वीरें भेजी थी। सुनैना, दरवाजा खोलो, हुआ क्या है? अपने हस्बैंड की आवाज सुनते ही मिसेस कपूर और ज्यादा कांपने लग गई। उनके दिमाग में इस समय जो कुछ भी उनके साथ बुरा हो सकता था वही सब चल रहा था। वो तस्वीरें उनके हस्बैंड को भी भेजी गई थी। वो उस सिचुएशन से डर रही थी जो कि अब होने वाला था। बैंग! एक जोरदार आवाज के साथ उस दरवाजे को लात मारकर खोला गया था और उसे खोलने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कपूर थे। तुम! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। इसके बाद मिस्टर कपूर ने अपनी पत्नी को गालियां देते हुए घूर कर देखा। जोरदार थप्पड़ पड़ते ही मिसेस कपूर जमीन पर गिर गई थी। वो भी मिस्टर कपूर को वापस घूर कर देख रही थी
और साथ ही उन्होंने अपने लाल और सूजे हुए गाल को भी पकड़ा हुआ था। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से गीला हो चुका था और उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मिस्टर कपूर प्लीज, वो मैं नहीं हूँ, ये फोटोज असली नहीं है, मेरा यकीन मानिए, वो मैं नहीं हूँ। रोते रोते भी वो मिस्टर कपूर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी बात कह रही थी। मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया है, वो मैं नहीं हूँ। तो तुम इस संडे से लेकर अगले थर्सडे तक मुझसे दूर रहने वाली हो, जबकि मैं तो इस थर्सडे को न्यूयॉर्क जाकर इसी संडे वापस भी आ जाऊंगा। तो क्या इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को एक पूरा हफ्ता नहीं देख पाएंगे? शशांक ने मुंह लटकाते हुए सिमरन की तरफ देखते हुए कहा। हम एक दूसरे को क्यों नहीं देख पाएंगे? आखिरकार हमारे पास स्काइप या और भी तरीके तो है ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। सिमरन ने अपनी प्लेट में रखा हुआ चिकन का पीस एंजॉय करते हुए शशांक से कहा। चिकन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लाइस करके शशांक ने उसकी प्लेट में रखा था। इस समय वो दोनों उदयपुर के एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे थे। इस समय शशांक के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सिमरन तुरंत हंसने लगी। वो इतनी जोर से खिलखिला रही थी कि उसकी हंसी शशांक को भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इस आदमी की कई सारी पर्सनैलिटी थी और सिमरन को उसकी चाइल्डिश साइड देखने के बाद और भी मजा आ रहा था। आमतौर पर उसने शशांक का स्वीट और केयर करने वाला साइड ही देखा था, मगर वो ये भी जानती थी कि जब दूसरों से डील करने की बात आती थी तो वो कभी भी क्रूर और कोल्ड बन जाता था, ऐसा कि मानो उसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। शशांक अपनी सीट पर बैठे बैठे आहें भर रहा था। उसे इस बात का बेहद दुख था कि वो सिमरन के दिमाग से अपने काम की वजह से ट्रिप पर जाने का ख्याल निकाल नहीं पाया था। हालांकि उसने क्यूट बनकर उसे लुभाने की बहुत कोशिश की थी। यहाँ तक कि उसने ये भी सोच लिया था कि अगर वो उसका इस वक्त अपने काम से ट्रिप पर जाने का ख्याल दिमाग से नहीं निकाल पाएगा तो एटलीस्ट वो उसे ट्रिप पर अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस ही कर लेगा। वो बैठे बैठे मन ही मन सोचने लगा, वक्त है एक नई स्ट्रेटेजी का। अभी मुझे नहीं पता है कि लंदन में मेरा काम खत्म होने के लिए कितना समय लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं मल्होत्रास के साथ अपना काम खत्म कर लूंगी मैं वापस आ जाऊंगी। मल्होत्रास के बाद मुझे कपूर्स को भी सबक सिखाना है, सिमरन ने शशांक को समझाते हुए कहा। इस समय उसकी प्रायोरिटी मिस्टर और मिसेस कपूर को अपनी जगह से नीचे गिराना था और वो तब तक नहीं रुकने वाली थी जब तक वो उन दोनों के सिमरन को खरीद लेने के प्लान को चौपट ना कर दे। यहाँ तक कि अगर उसे इस आइडिया को उनके दिमाग से निकालने के लिए उन्हें तबाह भी करना पड़े तो भी वो झिझकने वाली नहीं थी और ना ही अपने कदम पीछे हटाने वाली थी। ठीक है, मैं सब समझ गया, शशांक ने सिमरन को जवाब दिया और उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर उसे लंदन जाना था तो वो बिना इनवाइट किए भी तो वहां जा सकता था। अगर वो सिमरन के उसे वहां पर इनवाइट करने का वेट क्यों कर रहा था जबकि वो खुद को उस जगह पर इनवाइट कर सकता था। ऐसा सोचने और इस नतीजे पर आने के बाद शशांक खुद को शाबाशी देने लगा। मैं इस फ्राइडे न्यूयॉर्क में रहूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें फैशन वीक के लिए अकम्पनी नहीं कर पाऊंगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में फरहान को सब बता दूंगा। शशांक ने सिमरन से कहा। आखिर तुम्हें उसे ये सब बताने की जरूरत क्या है? सिमरन ने शशांक से पूछा। उसके बाद वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर फरहान उनके शेड्यूल के बारे में जानकर क्या करेगा ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। ऑफ कोर्स, वैसे भी तुम्हारी स्टेप मदर कब क्या कर दे उनका कोई भरोसा नहीं है, शशांक ने सिमरन से कहा। इसके बाद वो कहने लगा, इसके अलावा मैं एक और आदमी को तुम्हारे पीछे तुम्हें फॉलो करने के लिए लगाऊंगा ताकि मैं इस बात को लेकर श्योर हो सकूं कि तुम सेफ हो। ये सिर्फ एक फैशन वीक है, आखिर इस तरह के बोरिंग इवेंट में भला क्या हो सकता है, सिमरन ने शशांक का मजाक उड़ाते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगी, मगर थैंक यू, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं तुम्हें इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। हालांकि ये मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या तुम्हें लीना कपूर के प्लान के बारे में कुछ पता है, सिमरन ने शशांक से पूछा। फिलहाल तो नहीं, मगर मुझे जल्द ही पता चल जाएगा, शशांक ने कहा। सोर्सेज के अनुसार लीना कपूर पिछले कई दिनों से लोकल गैंग लीडर से बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। इसके अलावा वो इन दिनों अपने भांजे से भी बहुत ज्यादा मिल रही थी।
उनका ये मिलना यूजुअल से कुछ ज्यादा ही हो रहा था। उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही थी और इस बार ये अच्छे के लिए नहीं होने वाला था। अगर शशांक यही सोच रहा था तो ये भांजा वही इंसान था जिसके साथ लीना हेमंत की जगह सिमरन की एंगेजमेंट करवाना चाहती थी। इस बात को सोचकर शशांक इस नतीजे पर पहुंचा कि जरूर लीना सिमरन के खिलाफ कोई दूसरी ही स्कीम बना रही थी। हालांकि शशांक सिमरन से किसी भी बात के लिए अप्रूवल लिए बिना अपने कदम आगे बढ़ाने वाला था। उसे अच्छी तरह पता था कि सिमरन के कपूर्स को लेकर अलग ही प्लान है, लेकिन इस समय वो सिमरन की आंखें और कान बनने के काम करके उसे जो भी वो करती है उसमें सपोर्ट देने का काम जरूर कर सकता था। बताओ मुझे, सिमरन ने कहा। इसके बाद वो कहने लगी, मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ जो कि इंतजार कर सके। मैं उस तरह के इंसान हूँ जो कि दूसरी पार्टी के प्लान्स कंप्लीट होने के पहले ही उन पर हमला कर देती है। लीना किसी ध्रुव नाम के आदमी से इन दोनों को ज्यादा ही मीटिंग कर रही थी। मुझे लगता है शायद तुम उसे जानती होगी, शशांक ने अपनी आवाज धीरे करते हुए कहा। वैसे तो इस समय वो दोनों एक टॉप क्लास रेस्टोरेंट के वीआईपी बूथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन फिर भी शशांक सतर्क था। मुझे लगता है हमें इस बारे में घर पर पहुंचने के बाद बात करनी चाहिए, सिमरन ने माथे पर एक सिकुड़न के साथ कहा। सिमरन ध्रुव को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इस समय वो सिंघानिया परिवार का वारिस था। इसके अलावा वो रिद्धिमा का कजिन भाई भी था और वो एक ऐसा बिजनेसमैन भी था जो कि पैसे को सब चीजों के ऊपर रखता था। इसके अलावा वो एक ऐसा इंसान था जिससे लीना ने खुद सिमरन को मिलवाया था और उससे हेमंत की जगह शादी करने के लिए सोचने के लिए भी कहा था। ऑफ कोर्स सिमरन ये बात भी कभी नहीं भूल सकती थी कि कैसे उस आदमी ने एक साल अपनी ही बर्थडे पार्टी में सिमरन को कितना ज्यादा तंग किया था और उसे बुरी तरह हैरेस भी किया था। उस समय भी लोगों को उन दोनों को ज्यादा मिलते जुलते देख यही लगता था कि सिमरन ही वो लड़की है जिसने ध्रुव के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की है। और जब सिमरन ने ध्रुव को उसे हैरेस करने के लिए उस पर इल्जाम लगाया तब भी लोगों को लगा कि सिमरन ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वो ध्रुव को अपने जाल में फंसा नहीं पाई, वरना ध्रुव जैसा आदमी सिमरन से दोस्ती क्यों बढ़ाता। इस हंगामे की वजह से तब भी रायचंद फैमिली ने सिमरन से नफरत करनी शुरू कर दी थी। उस समय भी कई लोग सिमरन को एक टाइम पर कई लोगों के साथ संबंध रखने के लिए जानते थे और वो समझते थे कि सिमरन हेमंत के साथ एंगेजमेंट के बाद भी किसी और को सेड्यूस कर रही थी। आखिर वो इस बात को कैसे भूल सकती थी। कपूर फैमिली के बाद अगला नंबर सिंघानिया फैमिली का ही होने वाला था। अगर वो लोग किसी की मौत ही चाहते हैं तो सिमरन लीना से डील करने के पहले ही उन्हें कुचलने के लिए एक बार भी हेजिटेट नहीं करेगी। जैसे ही सिमरन ने अपने साथ वाले बूथ में एक जानी पहचानी आवाज सुनी, अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और उसके कान खड़े हो गए। आई एम सॉरी मिसेस रायचंद, लेकिन आपका पर्सनल कार्ड रिजेक्ट किया जा चुका है। अगर आप मुझे अपना बिल पे करने के लिए दूसरा कार्ड दे तो यही बेहतर रहेगा। एक मिडिल एज के अटेंडेंट ने रिद्धिमा को उसका कार्ड पूरी इज्जत के साथ वापस करते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये रिजेक्ट हो गया? जरूर तुमसे कोई गलती हुई है, रिद्धिमा ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। इस समय एम्बेरसमेंट के मारे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही शांति और सभ्यता के साथ बैठी हुई थी। दरअसल यही वो इमेज थी जो कि वो पब्लिक की आंखों में रहने के लिए समाज के सामने मेंटेन करती थी। रिद्धिमा बहन, कोई बात नहीं, ये लो मेरा कार्ड ले लो। एक खूबसूरत औरत ने रिद्धिमा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपना कार्ड अटेंडेंट को देते हुए कहा। नहीं नहीं रिमझिम, वो मैं थी जिसने तुम सबको यहाँ पर इनवाइट किया था। इट्स ओके, मेरे पास और भी कार्ड है। रिद्धिमा ने वहां उसके साथ बैठी बाकी औरतों को शर्मिंदा होते हुए देखते हुए कहा। इसके बाद उसने अपनी असिस्टेंट को वो ब्लैक कलर का कार्ड देने के लिए कहा जो कि उसको हेमंत ने दिया था। ये सब होने के बाद उस अटेंडेंट को वो कार्ड थमाया गया और वहां से बिल सेटल करने के लिए चला गया। इसके बाद वो कहने लगी, मैं इन सब चीजों के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ। मुझे लगता है जरूर बैंक के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। मुझे यकीन है इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बहन रिद्धिमा बहुत ही दयालु है। इस तरह की गलतियां तो अक्सर हो जाती हैं। तुम्हें इसके लिए बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, एक और एक्ट्रेस ने रिद्धिमा को समझाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही बाकी सारी औरतों ने भी हाँ में सिर हिलाया। जब रिद्धिमा ने वहां पर सभी को अपनी फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया था तो सारी औरतें खुशी से उछल पड़ी थी। उन्हें लगा था यही वक्त है जब उन्हें रिद्धिमा को मक्खन लगाकर अपना काम निकलवाना चाहिए।
आखिरकार वो हेमंत रायचंद की वाइफ जो थी। ऑफ कोर्स इन सब बातों से रिमझिम का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो इस बार बेस्ट न्यू कमर अवार्ड ऑफ द ईयर के साथ नवाजी गई थी। इसीलिए उसके साथ सारी चीजें अच्छी हो रही थी। रिमझिम टैलेंटेड थी, खूबसूरत थी और एक अच्छी इंसान भी थी। यहाँ तक कि उसने रायचंद फिल्म्स के साथ एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी अभी हाल फिलहाल में ही साइन किया था, जिसके लिए उसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। हालांकि वो भी इस इंडस्ट्री में एक न्यू कमर थी, लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी ही टीम थी जो उसे हर जगह फॉलो करती थी। रिमझिम एक बहुत ही लकी लड़की थी। इसी वजह से एक प्रेग्नेंट वाइफ के लिए इस नई लड़की से जलन महसूस करना वाजिब था। मिसेस रायचंद, आपका बिल 7 वाले बूथ में बैठे हुए लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिया है, अटेंडेंट ने रिद्धिमा को बताते हुए कहा। इस समय उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बैठी बाकी औरतें अपने अपने ख्यालों से बाहर आ गई। 7 वाले कमरे में बैठे लोगों ने मैं जान सकती हूँ कि वो लोग कौन है? मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू कहना चाहूंगी, रिद्धिमा ने अटेंडेंट की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा। इस समय उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है वो शायद वर्मा इंडस्ट्रीज के मिस्टर शशांक वर्मा है, अटेंडेंट ने रिद्धिमा को जवाब देते हुए कहा। हालांकि इस रेस्टोरेंट में भी बाकी रेस्टोरेंट की तरह अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए पाबंदी का रूल था, लेकिन वो अटेंडेंट खुद को खूबसूरत औरतों के बीच में, उनकी मधुर आवाजों के बीच में सच बोलने से नहीं रोक सका। भला कौन ऐसा होता जो इस समय उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता? वर्मा इंडस्ट्रीज? क्या ये वही वर्मा इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने तुम्हारी फिल्म में इन्वेस्ट किया है रिमझिम? एक औरत ने पूछा। अब जबकि मैं इस बारे में सोच रही हूँ, हमारी रिमझिम ने हाल फिलहाल में ही एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसके साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर शशांक हमारी रिमझिम में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं? उस औरत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, रिमझिम ने जवाब दिया। ऐसा कहते हुए उसका चेहरा लाल हो चुका था। इसी वजह से वहां पर बैठी बाकी एक्ट्रेस ने भी रिमझिम को चिढ़ाना शुरू कर दिया और रिमझिम कहने लगी, इन फालतू की बातों को बोलना बंद भी करो, ये कितना एम्बैरेसिंग है। रिमझिम, मैंने सुना है मिस्टर शशांक की अभी अभी शादी हुई है, तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि तुम ही उनकी वाइफ हो? ऐसा कहते हुए वो सारी औरतें हंसने लगी। क्या? नहीं। ऐसा कहते हुए रिमझिम का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया और वो कहने लगी, अब तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। अय्या, हमारी रिमझिम तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही है, रिद्धिमा ने रिमझिम का हाथ पकड़ते हुए जोर से हंसते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे राज को राज ही रहने देंगे। ऐसा कहने के बाद रिद्धिमा मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक संतोष और कोमलता की भावना नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी रिमझिम को लेकर जो चिंता थी और जिस बात को लेकर वो हेमंत के लिए परेशान हो रही थी, वो सुलझ गई थी। अगर रिमझिम के पास ऑलरेडी शशांक जैसे आउटस्टैंडिंग आदमी का साथ था, तो हेमंत जैसे ऑलरेडी शादीशुदा आदमी के लिए रिमझिम के मन में कोई इंटरेस्ट नहीं जागेगा।